ज्योतिष के रोचक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द एस्ट्रो विद्यालय चैनल को और पास में बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सुमन राय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो मैरिज एस्ट्रोलॉजी की ही एक पार्ट के ऊपर रहेगा। मैरिज नेचर्स गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट किसी को बहुत जल्दी मिल सकता है और किसी को मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी अपने बेटा या बेटी के लिए शादी की बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं और बहुत सारी कोशिशों के बाद भी बात नहीं बन पा रही है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हताश हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अगर किसी के कुंडली में मैरिज का जो योग है वो लेट है, मतलब प्रॉपर एज में उन लोगों का मैरिज नहीं लिखा है किस्मत में, तो आप लोग जितना भी कोशिश कर लीजिए उस पर्सन का मैरिज कभी भी प्रॉपर एज या फिर जल्द नहीं हो सकता। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जिन लोगों के किस्मत में मैरिज देर से है या फिर डिले कुछ योग बन रहे हैं, वो लोग 28 से पहले कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कोशिश करेंगे भी तो भी उनको वहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आप लोग थोड़े दिन तक ठहर जाइए, उसके बाद 28 के बाद ही आप लोग कोशिश कीजिए एंड मैं प्रे करूँगी आप लोगों की जो विश है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। देखिए, कुंडली में 7th हाउस मैरिज का हाउस माना जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। अब 7th हाउस में अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठ जाए, मैलिफिक प्लैनेट मतलब अगर सन, मार्स, सैटर्न, राहु और केतु जैसे कोई भी मैलिफिक प्लैनेट बैठ जाए या फिर उन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट 7th हाउस पे पड़ जाए या फिर 7th लॉर्ड के साथ वो कंजंक्शन बना के बैठे हैं, तो आपके शादी में डिले हो सकता है। 7th हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट मतलब शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, जुपिटर, वेनस, मरकरी जैसे अच्छे प्लैनेट आपके कुंडली के 7th हाउस में बैठे हैं, 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं, वो भी एक शुभ ग्रह है, तो आपकी मैरिज प्रॉपर एज में हो जाती है या कभी कभी जल्दी भी हो जाती है। डिले जो वर्ड है वो सैटर्न के साथ एसोसिएटेड है। अब देखिए, जुपिटर टीचर है, वो भी हम लोगों को सिखाता है, पर जुपिटर का जो सिखाने का तरीका है वो प्यार से है। सैटर्न भी टीचर है, वो भी आप लोगों को सिखाता ही है, पर उनका तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा पेनफुल है। तो सैटर्न की वजह से अगर आपके कुंडली में मैरिज डिले हो रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि आप लोग अभी शायद मैरिज के लिए पूरे रेडी नहीं हो। जब तक आप पूरे रेडी नहीं होंगे तब तक सैटर्न आपको शादी के बंधन में बंधने नहीं देंगे। इसीलिए देखा गया है सैटर्न की वजह से अगर कुंडली में मैरिज में डिले हो रहा है तो उन लोगों की शादी 32 के बाद ही होती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही देखा गया है, क्योंकि उस टाइम पे मैच्योरिटी लेवल भी बहुत अच्छा होता है और उस एज में जो शादी हो जाती है उन लोगों की वो एवर लास्टिंग होती है। याद रखिएगा, सैटर्न आपसे कोई भी चीज़ छीनेगा नहीं, डीले करवाता है पर छीनता नहीं है सैटर्न। तो सैटर्न अगर किसी के 7th हाउस में बैठा है या फिर शनिदेव जो सप्तमेश है उनके साथ युति बना के बैठे हुए हैं, तो आपके शादी में डिले हो सकता है। यहाँ पे याद रखिएगा, शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती है। 3rd एस्पेक्ट उनका होता है, 7th एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट, मतलब जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ से।
तो अगर आपके लगन में ही शनिदेव विराजमान है तो वहाँ से वो डायरेक्ट 7th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं, इसी वजह से आपके शादी में शायद डिले हो सकता है। 5th हाउस में अगर शनिदेव है वहाँ से भी सप्तम घर को दृष्टि दे रहे हैं अपने 3rd एस्पेक्ट से, तो वहाँ पे भी शादी में डिले हो सकता है। अब अगर 10th घर में आपके शनिदेव विराजमान है तो वहाँ से भी 7th हाउस को वो एस्पेक्ट दे रहे हैं 10th दृष्टि, तो इस वजह से भी शादी में डिले हो सकता है। अब नेक्स्ट जो प्लैनेट है जो शादी में डिले करवाता है वो है मंगल देव। देखिए यहाँ पे मैं मंगल दोष को लेके कोई भी बात नहीं कहूँगी क्योंकि उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब अगर मंगल देव सप्तम घर में विराजमान है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कोई भी मैलिफिक प्लैनेट, क्रूर प्लैनेट अगर सप्तम घर में है तो मैरिज में डिले या डिफ़िकल्टी ज़रूर दिखाती है। सप्तम घर में अगर है तो डिले हो सकती है। लगन में अगर बैठे हैं तो डायरेक्ट 7th हाउस को वो एस्पेक्ट दे रहे हैं, वहाँ से भी डिले दर्शाता है। अब मंगल देव की भी 3 दृष्टि होती है, 4th एस्पेक्ट होता है उनका, 7th एस्पेक्ट होता है और अष्टम। तो मंगल देव लगन से तो सप्तम भाव को दृष्टि दे ही रहे हैं। उसके बाद 4th हाउस में अगर किसी का मंगल देव विराजमान है तो वहीं से भी 7th हाउस को वो एस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आपके 12th हाउस में भी मंगल देव विराजमान है तो वहाँ से भी वो 7th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैरिज में देरी या डिले हो सकती है। नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है सन या सूर्यदेव। सूर्यदेव अगर आपके सप्तम घर में विराजमान है तो मैरिज में डिले होती है, पर वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कोई प्लैनेट का कंजंक्शन है कि नहीं। जैसे अगर सन और जुपिटर किसी के 7th हाउस में है और जुपिटर ज़्यादा दिग्बली है सन से, तो जुपिटर सप्तम घर को फिर कंट्रोल में ले लेता है और उसकी वजह से मैरिज एक प्रॉपर एज में ही वो दे देता है। पर अगर वो हाउस सन के कंट्रोल में चला गया है तो मैरिज में डिले हो सकती है, और कभी कभी हम बोलते हैं डिवोर्स तक हो सकती है, क्योंकि देखिए सन जो है वो कोई भी डिसिप्लिन ऑथोरिटी को शो करता है, तो सन की वजह से अगर मैरिज में डिले या कोई भी परेशानी होती है, मतलब एक डिसिप्लिन वे में आपका मैरिज लाइफ नहीं चलेगा। इसी वजह से बहुत सारी तनाव की सिचुएशन लगी रहेगी, तो डिवोर्स तक हो सकती है, पर उसके लिए भी पूरी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, और वो पूरा अलग टॉपिक है, उसको लेके अभी चर्चा नहीं करते हैं। उसके बाद राहु और केतु भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। वो क्रूर प्लैनेट है और वो भी मैरिज में डिले करवा देता है। जैसे कि जुपिटर जो प्लैनेट है वो शो करता है कि किसी नेटिव का मैरिज प्रॉपर एज में होगा कि नहीं। अब अगर जुपिटर को राहु का या केतु का कोई एस्पेक्ट मिल रहा है, सपोज़ जुपिटर या राहु कंजंक्शन हो रहा है आपके 7th हाउस में, तो आपके मैरिज में डिले हो सकती है या फिर मैरिज प्रॉपर एज में नहीं होगी। वेनस भी मैरिज का मेन प्लैनेट है, कारक ग्रह है। वेनस शो करता है मैरिज के बाद का आपका लाइफ कैसा रहेगा, तो बहुत डेबिलिटेटेड हो रहा है वेनस, तो भी ये मैरिज में डिले शो करता है। वेनस को अगर कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट मिल रहा है, वेनस राहु कंजंक्शन, वेनस केतु कंजंक्शन, तो भी आपके मैरिज में डिले हो सकती है। अष्टम भाव लॉन्जिविटी उसको डिनोट करता है। अब अगर अष्टम भाव में मंगल ग्रह बैठा है और आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो रेट्रोगेट है, और सपोज़ वो सैटर्न के साथ कंजंक्ट करके बैठा हुआ है, तो भी मैरिज में डिले होती है। अब बहुतों की कुंडली में ऐसे देखा जाता है कि 7th हाउस पूरा खाली है, कोई भी प्लैनेट नहीं है, 7th हाउस एम्प्टी। अब ये आप लोग ख्याल कीजिएगा कि 7th हाउस एम्प्टी होने के बाद वहाँ पे कोई एस्पेक्ट क्या पड़ रहा है कोई भी प्लैनेट का? अगर नहीं पड़ रहा है, कोई भी प्लैनेट का एस्पेक्ट 7th हाउस में नहीं पड़ रहा है, मैलिफिक और बेनिफिक वो मैं बात नहीं करी, कोई भी प्लैनेट अगर 7th हाउस को नहीं देख रहा है और वो पूरा खाली बैठा है, तो ये कभी कभी शो करता है कि उस पर्सन का विवाह होना भी
बहुत परेशानी की बात है और कभी कभी वो अनमैरिड तक भी रह सकते हैं, होल लाइफ अनमैरिड भी रह सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट आप लोगों को बता दिया है, जिससे आप अपने कुंडली को खोल के वो मैच करके देख सकते हैं। और अगर आपके कुंडली में ये योगा बन रहा है, लगन कुंडली में अगर बन रहा है, उसके साथ साथ D9 नवांशा चार्ट, मून चार्ट, ये 3 चार्ट टैली करना ज़रूरी है। सिर्फ लगन चार्ट को देख के आप लोग कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरे कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग देख लीजिए आपके लगन, D9 चार्ट और मून चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस बन रहा है कि नहीं। सपोज़ D9 चार्ट में भी आपके 7th हाउस में शनिदेव विराजमान है, तो भी ये डिले शो करता है आपके मैरिज में। आप लगन कुंडली ही पहले देखिए, क्योंकि उसके बाद ही ये दोनों कुंडली आती है। लगन कुंडली से ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नवांशा या फिर मून चार्ट में क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टेक केयर, बाय बाय।